नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे राष्ट्र निर्माताओं। जिस दिन से सिलेबस आया है उस दिन से आप सभी लोगों के मध्य एक ज़बरदस्त वाली छचुंदर वाली स्थिति बनी हुई है कि क्या करें क्या न करें, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मजबूत करके इस 45 दिन के टारगेट में हम वहाँ पर जाने का प्रयास करें। लेकिन यदि थोड़ा सा अगर आपके पास प्रॉपर प्लान होगा, प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगी, तो बाकायदा जो है वो आप इसको बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर सॉर्ट आउट कर लेंगे। इसी घड़ी में मैं आज यहाँ पर एक शानदार वाला टॉपिक जो यूनिट नंबर 20 है, 20 नंबर की जो यूनिट है, उस 20 नंबर के एक पॉइंट को लेकर के मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। सामान्यतः इसके जिस्ट बनाने की यदि अगर बात आती है तो इसका जिस्ट जो है, इसका जिस्ट मान करके चलिए कि मैं 5 से 7 लेक्चर में पूरे इकोनॉमिक्स का जिस्ट बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। और यदि आपने इसको बड़ी तरीके से सुन लिया, जितने भी यहाँ पर प्रश्न आए कम से कम ये है कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो दूसरा कंफर्टेबल हो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर दूसरा कंफर्टेबल हो, आप कंफर्टेबल नहीं है, ऐसा इसमें यहाँ पर हो नहीं सकता। तो इसी बात को, इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इस टाइटल को मैं यहाँ पर जो है इसमें स्टार्ट करूँगा, इसको शुरू करूँगा, है ना। तो चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपके इसमें यहाँ पर जो हेडिंग लिखी हुई है, उस हेडिंग का नाम है अर्थशास्त्र का अर्थ, परिभाषा और महत्व। ये पॉइंट लिखा हुआ है। इस पॉइंट पर इसका एक कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, इसके न्यूमेरिकल क्या होते हैं, क्योंकि प्रत्येक नोट्स को प्रीवियस ईयर के कॉन्टेक्स्ट में उसको बढ़िया तरीके से रिवाइज करके डेवलप करने का प्रयास इसमें हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये इसमें अपन इसको डेवलप कर रहे हैं। इसी कड़ी में अगर अपन यहाँ पर देखें तो जैसे इसकी परिभाषा आती है कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। ये जो टीचर का जो एग्जाम होता है इकोनॉमिक्स का, उस इकोनॉमिक्स वाले में यहाँ पर ये प्रश्न आता हुआ दिखाई देता है कि ये सामाजिक विज्ञान है कि ये विज्ञान है, या फिर ये अन्य जो है 2-3 उसमें वहाँ पर नाम लिखे हुए थे कि ये राजनीति शास्त्र है, ये क्या है। तब ऐसी स्थिति में अपने को देखना है कि ये सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि हम इसमें यहाँ पर अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का अध्ययन भी करते हैं, और इसके साथ साथ में यहाँ पर कि अर्थशास्त्र का दैनिक जीवन में उपयोग कैसे किया जाए, उसकी कला के बारे में भी अध्ययन करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो सीमित संसाधनों के बीच असीमित इच्छाएं, जो कि हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन है, जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, उनकी कुछ निश्चित सीमाएं हैं, और उनकी अगर हम निश्चित सीमाओं की अगर बात करें तो उस निश्चित सीमाओं के अंदर ही जो है हमारी जो असीमित वाली इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करनी होगी। तो आंसर इसमें आता हुआ दिखाई देता है कि हाँ। तो इसीलिए सीमित संसाधनों के बीच असीमित इच्छाओं की पूर्ति हेतु उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित निर्णयों का आधार। इसका मतलब है कि यहां से 3 शब्द हैं, एक आपके पास प्रोडक्शन है, दूसरा आपके पास यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन है, और एक आपके पास यहां पर कंजप्शन है। इसका मतलब है कि जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो इसमें आप यहां पर वस्तु का, इसमें आप यहां पर सेवा का, वस्तु का भी उत्पादन होता है, सेवा का भी उत्पादन होता है। तो वस्तु और सेवा के उत्पादन की हम यहां पर बात करते हैं। यदि बाई चांस अगर यहां पर किसी व्यक्ति के द्वारा फैक्ट्री में कोई माल पैदा किया गया तो उसको अपने उत्पादन का, हाँ, लेकिन एक टीचर के द्वारा जो आपको यहां पर इस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसका भी जनरेशन हो रहा है। तो यदि उसका उपभोग, अगर हम उसका उत्पादन कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से उसका वितरण भी होना चाहिए, क्योंकि यदि प्रॉपर तरीके से वितरण नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो हमारे द्वारा चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, अगर कितनी भी अच्छी क्यों न हो, कोई काम की यहाँ पर नहीं रहती। और फिर यह है कि हमारे द्वारा जब अगर वितरण किया गया किसी टाइटल को तो उसमें वहाँ पर उपभोग करने वाले लोग भी होने चाहिए। तो इनसे संबंधित निर्णयों का अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उसे जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है इकोनॉमिक्स। बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी हमें ये ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट थोड़े से याद रखना चाहिए। प्रश्न क्या बन सकता है इसमें, तो प्रश्न एक तो यही बन सकता है कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। यस, अर्थशास्त्र में उत्पादन का, अर्थशास्त्र में यहाँ पर वितरण का, अर्थशास्त्र में उपभोग का के संबंधित क्या अध्ययनों का निर्णय लेने की बारी यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है। तो आंसर यस। ये 3 बातें अपने को ध्यान रखना है। क्या उत्पादन करते हैं, तो वस्तु का भी उत्पादन होगा और यहाँ पर सेवा का भी उत्पादन होगा। इसी कड़ी में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अपने पास यहाँ पर फिर आती है इसमें कुछ डेफिनेशन, कुछ परिभाषाएं। अगर हम यहाँ पर परिभाषाओं की बात करें तो सबसे पहले जो नाम आता है वो है एडम स्मिथ साहब का, है ना। एडम स्मिथ साहब का जब नाम अगर आता है तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट में से है, क्योंकि एक लॉजिक आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बेसिकली इसमें से अपने को 5 प्रश्न यहाँ पर अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा।
जहां तक है कि या तो 5 मिलेंगे या 6 या 4, लेकिन इससे ज़्यादा जो है वेरिएशन नहीं होगा। अब सिलेबस अपने पास वास्ट है, यहाँ से प्रश्न आएगा भी, और क्योंकि स्टार्टिंग वाला पॉइंट है इसलिए इसमें यहाँ पर कुछ कीवर्ड आएंगे, अगर हम उनको प्रॉपर तरीके से ट्रिक के फॉर्म में सुन लेते हैं तो प्रेशर आपके ऊपर कम होगा। अब यहाँ पर इन्होंने जो अपनी परिभाषा दी उसमें ये कहा कि अर्थशास्त्र संपत्ति की प्रकृति और कारणों का अध्ययन है। जो हमारी संपत्ति है उसकी प्रकृति है, उसका जो कारण होते हैं उसकी प्रकृति और कारणों के अध्ययन को ही हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है अर्थशास्त्र। चूंकि आपने कहा कि ये कला भी है, ये विज्ञान भी है, इट मीन सामाजिक विज्ञान है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप जिस प्रकार से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कोई एक सर्टेन वाले डेफिनेशन को डिसाइड करके चलते हैं, उस प्रकार का पॉइंट इसमें यहाँ पर चलने वाला नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि प्रकृति और कारणों का अध्ययन। अपने लिए प्रश्न क्या बन सकता है, आ सकता है कि अर्थशास्त्र संपत्ति की प्रकृति और कारणों का अध्ययन है, ये परिभाषा देने वाला विद्वान कौन है, तो अपने को याद रखना पड़ेगा कि एडम स्मिथ साहब के द्वारा दी गई। फिर यहाँ पर अगर बात दी है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में हम यहाँ पर किसे जानते और पहचानते हैं, तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जो जनक है उनकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप सब लोगों को पता है कि अगर बॉटनी का कोई जनक है, जूलॉजी का कोई जनक है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आपके पास यहाँ पर इकोनॉमिक्स का भी कोई ना कोई जनक है और उसका नाम आपके पास आता है एडम स्मिथ। हो सकता है एक प्रश्न अपने को यही मिल जाए। फिर यहाँ से आगे की तरफ चलें तो एक इसमें इन्हीं के साथ में एक फेमस और विद्वान आते हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल की जो परिभाषा है उसमें वहां पर उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र मानव के सामान्य जीवन की, अर्थशास्त्र मानव के सामान्य जीवन की भौतिक आवश्यकताओं का अध्ययन है। इट मीन्स यहाँ पर उसके जो भी फिजिकल नीड्स होती है उसकी आवश्यकताओं के अध्ययन की जब अगर हम बात करते हैं तो उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। ये कहना किसका है, तो ये है अल्फ्रेड मार्शल का। अब यहाँ पर चूंकि एडम स्मिथ ने अपना कोई शब्द लिया, मार्शल ने अपना कोई शब्द लिया, अब इसमें यहाँ पर एक एक वर्ड्स याद करके आप इसमें आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार जब अगर रॉबिन्सन की बात करते हैं तो रॉबिन्सन की परिभाषा थोड़ी सी अच्छी मानी जाती है। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, क्योंकि जो कुछ है वो ह्यूमन बिहेवियर है। मानव व्यवहार का अध्ययन करता है जो दुर्लभ साधनों और वैकल्पिक उपयोगों के बीच, दुर्लभ संसाधन, क्योंकि हमारी प्रकृति में यहाँ पर अगर हम कहें तो जो संसाधन है वो दुर्लभ भी हैं, क्योंकि कुछ समय पश्चात जिन संसाधनों का धुआंधार तरीके से दोहन कर लिया बाद में अगर आपके पास नहीं रहे तो दुर्लभ संसाधन और वैकल्पिक उपयोगों के बीच संबंध रखता है या संबंध का अध्ययन करता है, उसे हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है आपके पास अर्थशास्त्र। ये कहने वाला विद्वान कौन है, तो रॉबिन्सन। अब इसमें यहाँ पर अगर हो सके तो एक शब्द याद कर ले तो भी काम हो जाए कि दुर्लभ साधनों का अध्ययन, है ना। अब यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि इसे आधुनिक परिभाषा माना जाता है, कई प्रश्न बनेगा नहीं। तीनों की परिभाषाओं में एक एक कीवर्ड अगर हम यहाँ पर याद कर लें और उसे एक एक कीवर्ड की सहायता से यदि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसी प्रकार से जैसे ये प्रश्न आ गया था, बेसिकली तो आप सभी लोगों को याद भी, इसमें प्रश्न इस प्रकार से आया था कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी जो चंद्रगुप्त मौर्य काल के दौरान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सैन्य विवरण देती है। तो मतलब इन्होंने ये कहा कि अर्थशास्त्र की पुस्तक को लिखा गया है चंद्रगुप्त जब मौर्य का काल था उस दौरान, उसमें उन्होंने वहां पर राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक और सैन्य का विवरण पूरा का पूरा अर्थशास्त्र नामक किताब में दिया है। तो उन्होंने प्रश्न इसमें यहाँ पर ये पूछा कि ये परिभाषा जो है वो यहाँ से ऐसा अब ये था, रिक्त स्थान था कि इस परिभाषा को देने वाला विद्वान कौन है। तो यहाँ पर इस पुस्तक को लिखने वाला विद्वान कौन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को, तो उसका आंसर आपके पास है यहाँ पर कौटिल्य। ये परिभाषा जो है वो टीचर एलिजिबिलिटी वाला टेस्ट वाला जो एग्जाम है उसमें वहाँ पर आती हुई दिखाई दी। तो क्या हमको भी यहाँ पर इस पर्सपेक्टिव से इस पॉइंट को याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी, तो आंसर आता है कि हाँ, हमें इसको कहीं ना कहीं याद रखना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो टाइटल है किताब ये बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से चलते हैं तो एक शब्द आता है, जैसे ठीक है कि हमने यहाँ पर इकोनॉमिक्स की परिभाषा याद कर ली। अगर जिस फॉर्म में देखें तो हमने कहा कि वस्तुओं और जो सेवाएं होती हैं, उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, उन वस्तुओं और सेवाओं का वितरण, उन वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग, उसे हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं, क्या अध्ययन जो होता है उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र, तो ये है शब्द अर्थव्यवस्था, इट मीन्स इकोनॉमी, वो है इकोनॉमिक्स, ये है आपके पास इकोनॉमी।
तो ऐसी स्थिति में जब अगर आपके पास यहां पर पर्टिकुलर अगर ये शब्द अगर आता है इकोनॉमी वाला, तो थोड़ा सा एक पॉइंट अपने पास माइंड में होना चाहिए। परिभाषा का लॉजिक बड़ा ही इसमें यहां पर सिंपल है। उसने कहा कि किसी राष्ट्र के अर्थ प्रबंधन से संबंधित समस्त पहलुओं का। अब अर्थ प्रबंधन मतलब जो कुछ खेल है वो इसी का है, नहीं तो फिर यहां पर श्रीलंका जैसे उल्टे होते हुए दिखा देंगे। जो कुछ खेल है वो इसी का है। आपने आपके पड़ोसी देशों को भी देखा होगा आमतौर पर कि यहाँ पर जो कुछ बात आपके पास आती हुई दिखाई देती है वो इसी का इसमें यहाँ पर रोल है। तो उन्होंने कहा कि अर्थ प्रबंधन से संबंधित समस्त पहलू का। अब समस्त पहलू में अगर आपने देखा हो तो आपके सिलेबस में एक प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर, एक टर्सरी सेक्टर वाला पॉइंट दिया है। से संबंधित समस्त पहलुओं का विवेचन तथा विश्लेषण ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। शब्द पकड़ लें यहाँ पर कि अर्थव्यवस्था की जब परिभाषा की बात आती है तो किसी राष्ट्र के अर्थ प्रबंधन से संबंधित समस्त पहलुओं का जब डिस्कशन किया जाता है, विवेचन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, तो उसे जिस नाम से जानते हैं वो क्या कहलाता है, उसे हम यहाँ पर अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। उसके बाद में देखो ये बढ़िया कितना टॉपिक है आपके पास शानदार वाला, और इसको मैं आपको कीवर्ड में बता दूंगा। तो कीवर्ड में जैसे ही मैं आपको बताऊंगा तो फिर आप इस टाइटल को कभी नहीं भूलेंगे, आपको इसमें यहाँ पर अच्छे से याद हो जाएगा। और इन पर यहाँ पर बाकायदा जो है प्रश्न भी आए, दोनों प्रश्न जो है आपके पास यहाँ पर कि जैसे अर्थव्यवस्था के जब विश्लेषण की बारी आती हुई दिखाई देती है तो दो पॉइंट आपके पास आते हैं। एक इसमें यहाँ पर आता है वो है माइक्रो वाला जिसे हम यहाँ पर व्यष्टि कहते हैं, एक आता है आपके पास मैक्रो वाला जिसे हम यहाँ पर समष्टि कहते हैं। बेसिकली अगर आप इसको देखें इसमें तो ये टाइटल कहाँ से आए, जैसे ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर जब जनरेट हुआ तो इसकी बात आती हुई दिखाई दी व्यष्टि वाला व्यक्ति से। तो आप सभी को हिंदी का नॉलेज है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक तरफ आपके पास यहाँ पर व्यक्ति होता है तो दूसरी तरफ आपके पास इसमें यहाँ पर समाज होता है। एक व्यक्ति है तो दूसरा आपके पास समाज है। अब यहाँ पर व्यक्ति और समाज एक दूसरे के विलोम, तो इसी व्यक्ति से शब्द बना है वो है आपके पास व्यष्टि, और इसी समाज से जो शब्द बना है वो है आपके पास समष्टि, वो है आपके पास समष्टि। अगर आप ये समझ गए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका यहाँ पर व्यष्टि अर्थव्यवस्था वाला और समष्टि अर्थव्यवस्था वाला जो प्रश्न है वो आपका गलत कर सकता है। इसमें यहाँ पर हमेशा के लिए जो आपको याद रखना है वो पॉइंट आपके पास इसमें यहाँ पर क्या है, तो वो आंसर आता है इसमें यहाँ पर सिंगल। जब हम सिंगल यूनिट का अध्ययन करते हैं, जब एक इकाई का अध्ययन करते हैं, जब एक इकाई का एक विद्यालय का अध्ययन करते हैं, जब हम यहाँ पर एक व्यक्ति की अर्थव्यवस्था का जब अध्ययन करते हैं, तब जब अगर आप यहाँ पर सिंगल किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के अगर आप अपना कोई डेटा या बैलेंस तैयार करने का जब प्रयास करते हैं तो वो वाला पॉइंट आपके पास यहाँ पर क्या कहलाता है, वो कहलाता है व्यष्टि। शब्द बड़ा डिफिकल्ट है लेकिन यहाँ पर आपने को क्या याद रखना है, कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स में आपके पास यहाँ वो है इसमें सिंगल। जब हम यहाँ पर समष्टि की बात करते हैं तो शब्द आया है समाज। इसका मतलब है कि यहां जो आपको शब्द याद रखना है वो है आपके पास टोटल, वो है आपके पास समस्त, वो है आपके पास समग्र। अगर ये शब्द अगर आपको याद है तो प्रश्न आपका कभी भी इसमें यहां पर गलत नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि जब व्यष्टि अर्थशास्त्र वाला शब्द लें तो सिंगल चलें, जब अगर हम यहाँ पर समष्टि वाला लें तो इसमें टोटल चलें। जब टोटल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बात आती है वो है नेशनल इनकम की। जब बात करते हो, जब आप बड़े लेवल पर, जब वृद्ध लेवल पर जब कोई बात करते हो तो वो टाइटल आपके पास यहाँ पर कहलाता है समष्टि या व्यापक अर्थव्यवस्था के नाम से, आप उसको मैक्रो इकोनॉमी के नाम से कहीं ना कहीं यहाँ पर जानते हैं। तो ये हिंदी के विलोम शब्द की सहायता से इकोनॉमिक्स वाला पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं आपको याद हो जाएगा, ऐसे मुझे उम्मीद है। दिखा देता हूं इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तियों की आर्थिक क्रियाओं का, व्यक्तियों की मतलब सिंगल की, है ना, व्यक्तियों की आर्थिक क्रियाओं का जब अध्ययन किया जाता है अर्थात एकल परिवार, एकल कार्यालय, एक परिवार, एक उद्योग, एक बाजार से संबंधित जब आप क्रियाओं का अध्ययन करते हो तो उसको आप यहां पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है व्यष्टि। आपके लिए रामबाण जो औषधि है वो शब्द है आपके पास सिंगल, आपको ये याद रखना है बस। इससे जो है
चाहे सही जोड़ी हो रही है, इसके मैं प्रश्नों का जब अभ्यास भी कराऊंगा तो वहाँ पर बाकायदा इसमें आपको इसमें समझ में आ जाएगा। जब हम समष्टि की अगर इसमें यहाँ पर बात करें तो उसने कहा कि कुल संबंधों का अध्ययन, मतलब जब अगर हम वेस्टी इकोनॉमी की बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो मेरी पर्टिकुलर की आय की गणना मैं कर रहा हूँ, पर मेरे साथ अगर हम यहाँ पर पूरे समाज की, पूरे सोसाइटी की, पूरे राष्ट्र की जब अगर हम इनकम की जब बात करते हुए दिखाई देते हैं तो वो कहलाता है समष्टि, समस्त की आय, समग्र की आय का जब अध्ययन करना है। इसलिए आया कि कुल संबंधों का अध्ययन, सिंगल का नहीं कुल का। इट मीन्स हम यहाँ पर जब अगर भारत नामक धरा की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर कुल संबंधों, समग्र की आय, टोटलिटी की बात, व्यापकता की बात करते हुए दिखाई देते हैं, उसे हम इसमें इस नाम से जानते हैं। तो प्रश्न आ जाए तो अंग्रेजी वर्जन इनका माइक्रो और एक का आपके पास है मैक्रो, इस पॉइंट को आप गलत मत होने देना, ठीक है। और भी अगर आपको लगता है कि कुछ सुझाव आप देना चाहते हैं या बेसिकली जिन टॉपिक्स पर आप फोकस करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है वो ज़रूर लिख दीजिएगा कि इसमें जो है यहाँ पर थोड़ा सा सर हमको अगर इन टॉपिक्स पर हमारी मदद कर दी जाए तो हमारे सिलेक्शन हो सकते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर तैयार हैं। फिर यहाँ पर जनरली इसी कड़ी में जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें ये दो शब्द भी आते हैं, एक आता है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक आता है आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। एक है आपके पास यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ। जब अगर हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें अपने को जो शब्द याद रखना है वो ये याद रखना है कि इसका शब्द का जो संबंध है वो बेसिकली आपके पास यहाँ पर अल्प विकसित देशों से, इसका जो कनेक्शन है वो है आपके पास अल्प विकसित देश, या फिर इसका जो कनेक्शन है वो है आपके पास यहाँ पर विकासशील देश से। क्या जो अल्प विकसित देश हैं जिनके यहाँ बहुत ही हालत ख़राब है, खस्ता हालत है, सोमालिया, सूडान, अगर इनकी अगर अपन बात करें, विकासशील देश है, विकासशील देश में भी हमारा भारत भी आता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो अल्प विकसित देश होते हैं और जो विकासशील देश होते हैं, इसकी अर्थव्यवस्थाओं में अगर परिवर्तन आ जाए तो उसने कहा कैसा, तो उसने कहा कि मात्रात्मक, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर गुणात्मक। जब अल्प विकसित और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं में क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज चेंज आने लगता है तो उसे हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है आपके पास आर्थिक विकास। मतलब जो ये अल्प विकसित देश होते हैं, विकासशील देश होते हैं, इनकी टेक्नोलॉजी भी विकसित देशों की तुलना में कमजोर होती है, इसलिए क्वालिटी भी चाहिए। यदि विकसित देशों की श्रेणी में जाकर के खड़ा करना है तो उतनी तेज गति से माल का प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, और यदि वो माल का प्रोडक्शन हो गया तो फिर काम भी यहाँ पर हो गया, हम भी यहाँ पर धीरे धीरे विकसित देशों की श्रेणी में जा सकते हैं। फिर बात आती हुई दिखाई दी आपके पास यहाँ पर आर्थिक वृद्धि की। इकोनॉमिक ग्रोथ वाला शब्द जब आमतौर पर अगर अपन इसको देखते हैं तो ये जिसके साथ चलता है वो टाइटल है आपके पास यहाँ पर किससे, तो आंसर इसमें विकसित देश। और विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में ये कहते हैं कि बेसिकली जो विकसित देश होते हैं उनके विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में यहाँ पर जो परिवर्तन तो चाहिए, लेकिन किस प्रकार का, मात्रात्मक। अरे ये कैसे हो सकता है, क्या इनको क्वालिटी की आवश्यकता नहीं है? भाई साहब, अगर आप अपने देश की यहाँ पर किसी चीज़ की क्वालिटी से अगर विकसित देशों की कुछ क्वालिटी की अगर आप बात करोगे तो आपसे वो 10-20 साल यूँ आगे हैं। जो कुछ टेक्नोलॉजी वहाँ पर रिजेक्ट होने के कगार पर होती है वो हमारे लिए नई टेक्नोलॉजी होती है, तो हम तो पीछे हैं। तो इसलिए हमको यहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही पर्पज से चेंज करना है, जबकि इनको तो विश्व में अपने आप को शक्तिमान बनाए रखने के लिए ये चाहते हैं कि बस हम ज़्यादा से ज़्यादा माल का पैदावार करें और उसे विश्व के अन्य देशों में कोने कोने तक हम पहुंचाते हुए दिखाई दें। तो इस प्रकार की जब बात होती है तो उसे हम यहाँ पर इस नाम से जानते हैं। अब देख लेते हैं इनकी एक लाइन क्या है। जब अविकसित और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होता है तो उसे आर्थिक विकास कहते हैं। जो कीवर्ड आपको याद रखना चाहिए था वो मैंने बता दिया। आर्थिक वृद्धि इसमें यहाँ पर आया कि जब विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में, यह आगे विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन होता है तो उसे जिस नाम से जानते हैं वो टाइटल आपके पास क्या कहलाता है, उसे हम यहाँ पर आर्थिक वृद्धि के रूप में डिफाइन करते हैं, है ना। अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़े तो आपने देखा होगा कि आपके सिलेबस में यहाँ पर एक लिखा हुआ है शब्द जिसका नाम है अर्थशास्त्र का महत्व। जनरली
इस प्रश्न में अगर आप चाहते हो कि हमें कोई धोखा न हो और आप चाहते हो कि हमारा ये प्रश्न जो है वो सटीक और सही तरीके से जो है वो उसमें वहाँ पर चला जाए, तो इसके लिए एक तरीका है, वो एक तरीका तो है आपके पास ऑल ऑफ दी अबव। संभावना है कि प्रश्न गलत नहीं होगा अगर इस प्रकार के, क्योंकि चूंकि इस महत्व मतलब डिस्क्रिप्टिव नेचर का एक टाइटल है, डिस्क्रिप्टिव नेचर का एक आपके पास यहाँ पर एक प्रश्न है। अब इसमें यहाँ पर इसको अपन ने देखो कितनी प्यारी इसमें ट्रिक ले रखी है जिसमें अर्थव्यवस्था का पूरा महत्व याद हो जाएगा। सी जीडीपी वेल्थ, अरे बोले तो सब याद हो गए, सी जीडीपी वेल्थ सभी बिल्कुल, जो ट्रिक बनी है वो बड़ी लॉजिकल बनाई है। सी जीडीपी वेल्थ, अब यहाँ पर हमको याद आ जाएगा कि एस का मतलब क्या, एच का मतलब क्या, ई का मतलब क्या, जी का क्या, डी का क्या, पी का क्या, डब्ल्यू का क्या, ई का क्या, ए का क्या, एल का क्या, टी का क्या और एच का क्या। इसमें जो है हम यहाँ पर बढ़िया तरीके से इनमें एक एक पॉइंट्स यहाँ पर बना लेंगे। तो उससे अपने को एक बेनिफिट ये मिल गया कि सामान्यतः हमारे पास जब इस प्रकार की अगर कोई बात आती हुई दिखाई देती है तो अपना प्रश्न जो है वो यहाँ से गलत होने की संभावनाएं नील हैं। अभी तो हम ऐसे ही याद रखेंगे अर्थव्यवस्था का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, तब आएगा कि सी जीडीपी वेल्थ। अच्छा चलो देखते हैं कि सी जीडीपी वेल्थ में एस, एच और ई का मतलब क्या है। ये रहा, एस का मतलब है सोसाइटी, सोसाइटी की आवश्यकताओं की पूर्ति, क्योंकि बेसिकली जो समाज है, जो सोसाइटी है, अरे तुम्हारी अर्थव्यवस्था, अगर तुम चाहते हो कि हमारी अर्थव्यवस्था इस बेहतर से बेहतर हो तो उससे पहले भी आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि समाज की आवश्यकताएं क्या है, उनकी पूर्ति भी तो करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर उनकी पूर्ति करते हुए आपको जो है ऊंचे ऊंचे पायदानों पर जाना है। फिर बात यहाँ पर आती हुई दिखाई दी कि एच, इट मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का उचित उपयोग यही है कि जब अगर आपने देखा होगा कि आप कभी कभी इस बात पर निबंध स्कूलों में लिखाते हैं या लिखाया करते हैं बच्चों से कि जनसंख्या विस्फोट या भारत में जनसंख्या एक महामारी। अरे कौन कहता है कि ये महामारी है, कौन कहता है कि जनसंख्या विस्फोट है? अगर थोड़ी सी भी समझदारी अगर आपके पास और हमारे पास अगर यहाँ पर हैं तो बेसिकली मेरी देश की जनसंख्या मेरा सबसे बड़ा साधन है। आज हम विकासशील देश से जो है विकसित देश की श्रेणी में खड़ा होना चाहते हैं तो हमारे पास ये जो मानव संसाधन होंगे, इन मानव संसाधनों का उचित उपयोग करते हुए ही हम वहां तक जा पाएंगे। फिर यहां से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग में सहायता, बेसिकली जो आपका आर्थिक नियोजन है उसमें आपको बाकायदा मदद करता है। जो आपका अर्थशास्त्र है क्यों मदद करता है कि आपको पता चलता है कि यार इकोनॉमिक प्लानिंग में किस पर ध्यान दें, गरीबी पर दें, बेरोजगारी पर ध्यान दें, किसानों पर ध्यान दें, क्या बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान दें, क्या रिसर्च पर ध्यान दें, किस टाइटल पर हम फोकस करें जिसकी सहायता से हम अपने आप को वापस आगे की तरफ बढ़ाते हुए दिखाई दें। तो ये बात इसमें यहाँ पर आती है, तो इसलिए इसमें यहाँ पर आया। तो सी में एस था सोसाइटी, एस था आपके पास यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेस और ये है आपके पास इकोनॉमिक प्लानिंग। फिर देखा इसमें यहाँ पर जीडीपी, जीडीपी में जी का गवर्नमेंट को नीति निर्माण में समय समय पर जो हमारी सरकार होती है उसको नीति निर्माण में सहायता करता है, तो आंसर आता है कि यस। फिर बात है डेवलपमेंट को गति देना, विकास को गति देना। हम भी ये चाहते हैं कि विकासशील देशों के जो टैग में खड़े हैं इससे हम यहाँ पर विकसित देशों के टैग में जाकर खड़े हो जाएं। अब इसके लिए वहाँ पर गति देने के लिए आपके इकोनॉमिक्स का एक एक डेटा बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर यहाँ से देखें तो उन्होंने आगे कहा कि पॉवर्टी उन्मूलन में, गरीबी के उन्मूलन में सहायक। आंसर आता है हाँ, क्योंकि अभी आप देख भी रहे होंगे लगातार, यदि अगर आप डेटा देख रहे हैं तो वर्तमान में यहाँ पर वर्तमान में जो है वो भारत में ज़बरदस्त तरीके से पॉवर्टी उन्मूलन हो रहा है। मतलब धीरे धीरे जो है वो सबकी इकोनॉमिक कंडीशन मजबूत हो रही। और एक बात यही है कि आज अगर इकोनॉमिक कंडीशन सब की या धीरे धीरे जो पहले गरीबी रेखा के नीचे थे वो अब यहाँ पर जो बीपीएल थे वो एपीएल में आते हुए ऊपर की तरफ जब आगे बढ़ना चालू कर दिया तो उनके द्वारा कमाया गया पैसा राष्ट्र के संदर्भ में, राष्ट्र को भी तो विकसित देशों की श्रेणी में ले जाकर खड़ा करेगा। तो आंसर आता है कि हाँ। तो पहला पॉइंट अपने पास था सी, देख लिया। दूसरा पॉइंट था अपने पास जीडीपी, अपन ने देख लिया कि जी का मतलब गवर्नमेंट, डी का मतलब डेवलपमेंट और पी का मतलब पॉवर्टी। फिर यहां से आगे बढ़े तो वहां से अगला शब्द आया था सी जीडीपी वेल्थ। अब वेल्थ में सबसे पहले अपने पास आया है डब्ल्यू, जिसका मतलब है वेलफेयर इकोनॉमिक्स को बढ़ावा देना।
मतलब आपका अर्थशास्त्र इस प्रकार का भी हो जो कल्याणकारी योजनाओं को जबरदस्त तरीके से बढ़ावा देता हो, और यदि उस काम में यहाँ पर आप माहिर हैं तो इसीलिए तो आप देखो बेसिकली ये है कि हम यहाँ पर बात करें, चूंकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर बात की जाए तो जो लाडली बहना जैसी स्कीम है ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। अगर हम यहाँ पर जैसे वृद्धावस्था में पेंशन अगर भारत सरकार अगर दे रही है तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी का मतलब केवल यही नहीं होगा कि पैसे कमाना, पैसे इकट्ठे करना, पैसे कमाना, इसमें आपको यहाँ पर ये काम भी करना है। उसी प्रकार से फिर बात आती है एम्प्लॉयमेंट के अवसर प्रदान करना। समय समय पर यहाँ पर यही है कि सरकार कभी कभी ये देखा होगा आपने कि बहुत सब सारे लोगों को अगर वो सरकारी जॉब नहीं दे पाती है तो प्राइवेट सेक्टर में भी उनके लिए वहाँ पर जॉब का क्रिएशन करती है। अब उस जॉब का क्रिएशन करने का बेसिक लॉजिक यही होता है कि उससे कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए ये बात इसमें यहाँ पर आती हुई दिखाई दी कि एम्प्लॉयमेंट के अवसर प्रदान करना। और देखिए शानदार तरीके से आप लोगों के लिए ग्रेड 3 का कितना शानदार अपॉर्चुनिटी एक दी है। अब इस अपॉर्चुनिटी में या तो घबरा करके बैठ जाओ या फिर सिस्टमेटिक में कुछ यूनिटों को बड़े तरीके से प्लान करके एग्जामिनेशन हॉल के हिस्से तक चले जाओ। फिर आए इसमें यहाँ पर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। इसका मतलब है कि संसाधनों को जो है वो आवंटित करना और प्रॉपर तरीके से, संतुलित तरीके से। ऐसा नहीं हो कि कभी यहाँ पर जो है वो संसाधन का एक कोई पर्टिकुलर वर्ग हो वही बेनिफिट उठा रहा हो और बाकी का जो एक वर्ग हो वो उससे वहाँ पर डिफरेंट होता हुआ दिखाई दे या उसको उसका बेनिफिट ना मिले। तो यहाँ पर वेल्थ में से W का मतलब वेलफेयर, E का मतलब एम्प्लॉयमेंट और A का मतलब है आपके पास एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। फिर यहाँ पर वेल्थ में LTH बचा है तो L का मतलब है लिविंग स्टैंडर्ड सुधारता है। बेसिकली लिविंग स्टैंडर्ड जो आपका पहले था सन 1947 में, फिर आपने देखा होगा कि सन 1975 में, 2000 में, 2025 में क्या आपका एक लिविंग स्टैंडर्ड्स में वहाँ पर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है? तो आंसर आता है कि हाँ, उसमें चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर बात आती हुई दिखाई दी इसमें कि ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा देना। इसलिए आपने देखा होगा कि आपके जो वर्तमान भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, बेसिकली ट्रेड इट मीन्स यहाँ पर व्यापार, आपके देश के साथ साथ आपके सिलेबस में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी है। छोटे से छोटे देशों को जाकर के, चाहे घाना हो चाहे अर्जेंटीना हो, इन छोटे छोटे देशों को जाकर के उनसे वहाँ पर संबंध स्थापित करना ताकि उनके यहाँ कोई चीज़ें हो तो वो हमारे काम में आए और हम किसी दूसरे देश से अगर महंगी ले रहे हो तो उन देशों से हमको सस्ती मिल जाए और हमारा ऐसा कोई प्रोडक्शन जो उनके काम में आ सकता है तो हमारे यहाँ का बना करके उनको बेचना। अगर हम ये काम करेंगे तो क्या ये भी एक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता हुआ दिखाई देता है? तो आंसर आता है कि हाँ, ये पॉइंट भी आपके एक इकोनॉमी का हिस्सा है, अर्थशास्त्र का हिस्सा है। फिर उसी प्रकार से अगर अपन यहाँ पर इसमें देखें तो पॉइंट आए इसमें कि HDI में सुधार, मानव विकास सूचकांक में लगातार सुधार। अरे मानव विकास सूचकांक में सुधार का काम भी क्या इसी के पास है? तो आंसर है कि हाँ, इकोनॉमिक्स का हिस्सा तो है। अभी हम यहाँ पर अगर देखें कि HDI क्या हमारा जो विश्व के दूसरे देश है उसकी तुलना में बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा तो नहीं है। हाँ, पर एक रीज़न ये भी तो हो सकता है कि भाई हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी हम 140 करोड़ से ज़्यादा है। आप अपने यहाँ की तुलना क्या नॉर्वे से, क्या स्वीडन से, क्या स्विट्जरलैंड से करोगे? जब अगर आप नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन जैसे देशों से अगर अपने आप को तुलना करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार वहाँ पॉपुलेशन क्या है और हमारे पास पॉपुलेशन क्या है। तो उस कड़ी में आपके पास ये ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें अगर आप यहाँ पर उसको पर्टिकुलर टाइप से अगर आप देखेंगे तो, लेकिन लगातार हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है, जो भारत सरकार है, वो मानव विकास सूचकांक में यहाँ पर सुधार करने का प्रयास करती है। कैसे सुधार करेगी? तो वो लोगों की शिक्षा का स्तर बढ़ा रही है। कैसे सुधार करेगी? तो वो लोगों की इनकम का सोर्स बढ़ा रही है, आय के साधन बढ़ा रही है। कैसे सुधार करेगी? तो धीरे धीरे हमारी जो जीवन प्रत्याशा है, जो जन्म के समय हम डिसाइड होते हैं कि बेसिकली पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से निकलती है कि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें अगर 67-68 के आसपास हो, धीरे धीरे इसको 70-72 तक ले जाना, 75-80 तक ले जाना कि यदि हिंदुस्तान की धरती पर किसी ने जन्म ले लिया तो कम से कम इतने साल तो वो जिए। तो यहाँ पर शिक्षा पर, आय पर और उसके साथ साथ में जीवन प्रत्याशा में विशेष करके इस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ध्यान दिया जाता है, तो बिल्कुल दिया जाता है। तो इसलिए इसमें यहाँ पर पॉइंट आया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सुधार। तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर जो थे, ये पॉइंट आपको बताने में ये सक्षम है इसमें
कि अर्थशास्त्र का जो महत्व क्या होता है, तो उसमें आपने कहा सी जीडीपी वेल्थ। यदि आप इसको कीवर्ड को 2-3 बार थोड़ा सा दोहरा दोगे तो इसका टेंशन खत्म हो जाएगा कि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्टरी के कॉन्टेक्स्ट में ये एक आपके पास यहाँ पर शुरू से हेडिंग का पॉइंट उठाते हुए जो है अपन ने इस बात को यहाँ पर लिया, और ऐसा कि बस ऐसे जैसे समष्टि व्यष्टि में एक एक शब्द याद करा दिया, कॉन्सेप्ट का टेंशन आपको खत्म कर दिया। जैसे परिभाषा की अगर अपन बात करें, थोड़ा सा ये रहता है प्रेशर कि यार मार्शल ने क्या दी, एडम स्मिथ ने क्या दी, फिर उसके बाद में वहाँ पर जो है रॉबिन्सन ने क्या दी, ये थोड़ा सा प्रेशर रहता है। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, कॉन्सेप्ट तो बड़ा सिंपल था कि जब हम अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा, उनका उत्पादन करेंगे तो उनका वितरण भी करेंगे, और वितरण करेंगे तो लोग उसका उपभोग भी करेंगे। उस पॉइंट को हम इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। तो ऐसा एक प्रारंभिक तौर पर आपके पास जितना समय है उसके हिसाब से आप इन कॉन्सेप्ट को देख करके जो ऑप्शन में एलिमिनेट वाली पद्धति होती है उसमें आपको ये बड़ा मदद करने वाला सेशन जो है वो आपके पास चलेगा। और मैंने आपको कहा कि मैं 5 या 6 लेक्चर में इस पूरी इकोनॉमिक्स को समेटने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है। आपको यहाँ पर बाकी भी बहुत सारे टाइटल देखने हैं, और फिर इसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी मैं दिखा दूंगा, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से काम नहीं होगा। फाइनली तो एग्जामिनेशन हॉल में अपने को ऑब्जेक्टिव वहां पर टिक करना है ना। और आपको इसमें यहाँ पर क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, सर हमको इस टाइटल में यहाँ पर दिक्कत है, इनसे रिलेटेड यदि अगर आप हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो आप अपने विद्यार्थियों को, अपने साथियों को, अपने संगी साथियों को इस बात को जो है यहाँ पर शेयर करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करें, और बड़े तरीके से अभी क्लासेज इसमें ऑब्जेक्टिव वाली चलाएंगे, इसका बेनिफिट आप उठाएँ। इसी सेशन के साथ मैं इस पॉइंट को अभी यहीं पर विराम दे रहा हूँ। जय हिंद।